अध्याय 37 प्रेस ऑफ लिबर्टी को 10 गुना तक विकसित करना। कुछ सप्ताह बाद ओलिवर अपने आंगन के पीछे एक छोटे से गुप्त क्षेत्र में था जहां वह अक्सर अकेले होने पर घूमता था। लेकिन इस समय वो वहां आराम करने के लिए नहीं बल्कि एक पूरी तरह से अलग कारण से आया था। जमीन पर 50 निशान बनाए गए थे, प्रत्येक एक दूसरे से कुछ दूरी पर थे। ये निशान अलग अलग आकृतियों के रूप में थे, वृत्त, त्रिकोण, वर्ग इत्यादि। जब से वह अपने आंगन में लौटा था, वह लगन से आत्माओं के 6 विचारशील कदम का अभ्यास कर रहा था। आंदोलन तकनीक के अनुसार उसे अपने पैरों को इस तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए कि वे उस अनुग्रह के साथ आगे बढ़ें जो केवल आत्माएं ही प्रकट कर सकती हैं, एक तरलता जो उसकी शारीरिक शक्तियों और एस्पेरा संरेखन को बढ़ावा देती है। संतुलन, समन्वय और इरादे के सिद्धांतों में निहित शांत दिमाग मुख्य आवश्यकता के रूप में कार्य करता है। पैर कूल्ही चौड़ाई से अलग, घुटने थोड़े मुड़े हुए, ओलिवर फोकस की स्थिति में था। उसके पैर उसके नीचे धरती पर टिके हुए थे। उसकी मुद्रा को समायोजित करने और उसकी रीढ़ को संरेखित करने के लिए उसकी मूल मांसपेशियों को स्थिर करते हुए उसने अपने सामने विभिन्न निशानों को देखा। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना ध्यान केंद्रित करने और मन को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। वह अचानक हिल गया। स्विश स्विश, एक आकृति से दूसरी आकृति की ओर। उसने प्रत्येक आकृति के केंद्र पर कदम रखा। उसकी हरकतें आंशिक रूप से ध्यानपूर्ण थीं और जैसे जैसे वह एक से दूसरी की ओर बढ़ता गया, अनुग्रह का एक संकेत स्पष्ट होता गया। उसके नीचे पृथ्वी का सहारा लेते हुए उसका शरीर आकृतियों के बीच परिवर्तित हो गया। तरलता का एक मजबूत इरादा आकार ले रहा था। अगर कोई उस समय उसे देखता तो वे तुरंत ध्यान देते कि वह इशारों और बहने वाली गतिविधियों की नकल कर रहा था, जैसा कि इसमें लिखा गया है। तकनीक स्क्रॉल। ओलिवर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह देख सकता था कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आकृतियों के बीच की दूरी बढ़ती गई। उसे एक आकृति से कुछ दूरी पर उसी आकृति की ओर जाना था, अर्थात यदि वह एक वृत्त पर कदम रखता है तो वह केवल अगले वृत्त पर ही कदम रख सकता है और फिर किसी अन्य आकृति पर। वास्तव में 6 थॉटफुल स्टेट्स ऑफ द स्पिरिट्स तकनीक में ऐसी कोई बेतुकी विधि का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन उपन्यास के अपने व्यापक ज्ञान से वह जानता था कि मार्शल आर्ट सिखाने वाले नायक के शिक्षक ने प्रशिक्षण के लिए इस विधि की सिफारिश की थी। शुरुआत उस शिक्षक के अनुसार, जब किसी के पास समर्थन के लिए कोई उपकरण या सामग्री नहीं थी, तो आंदोलन तकनीक में प्रशिक्षण देते समय ये चुनने के लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक था। इसलिए ओलिवर ने स्वाभाविक रूप से इस पद्धति को अपनाया। वह जानता था कि भविष्य में नायक कितना तेज हो जाएगा। स्विश। जैसे जैसे वह और भी तेजी से आगे बढ़ता गया, उसकी गति तेज हो गई। उसकी आंखें अपने आसपास की हर चीज को पकड़ रही थी, कुछ भी उसकी नजरों से बच नहीं रहा था। अपनी शारीरिक शक्ति को प्रशिक्षित करने के अलावा वह हमेशा कॉस्मिक वर्ड गेज पर ध्यान केंद्रित करता था, जो इस समय उसका तुरुप का इक्का है। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे अपनी महारत धीरे धीरे बढ़ती हुई महसूस हुई। लानत है, वह चिल्लाया क्योंकि उसका अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह अगली आकृति पर कदम नहीं रख सका। हफ, मुझे दृष्टि की रेखा के साथ अपने शरीर का समन्वय करना सीखना होगा। उसने तौलिए से अपना पसीना पोंछते हुए सोचा और कुछ और पानी पिया। लेकिन मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ? जब उसने साफ नीले आकाश को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसका मन उपन्यास के उस दृश्य की ओर जाने से नहीं रोक सका जो उसे याद था। उस दृश्य में जब राक्षसों और ओझाओं के बीच युद्ध फिर से शुरू हुआ तो सारा माहौल खराब हो गया। अनगिनत जानें गईं और खून की नदियां पानी की तरह आम हो गईं। ओझा हठधर्मी थे और राक्षस भयानक थे। नायक ने बिना दया के बाएं और दाएं राक्षसों का वध किया। जमीन फट गई और युद्ध क्षेत्र के क्षेत्र में लाल काला आकाश बनने का वर्णन किया गया। राक्षसों और ओझाओं दोनों ने एक के बाद एक कलाकृतियां निकाली, एक दूसरे का अंतहीन नरसंहार किया। कई बिजली घरों को ऐसे मार दिया गया जैसे कोई खेत से पत्ता गोभी तोड़ रहा हो। हजारों बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया और इसके विपरीत यह इतिहास के सबसे दुखद समयों में से एक था। जब जब दोनों पक्षों के बीच युद्ध तीव्र होता,
संसार पीड़ित होता और खून के आंसू रोता। जैसे ही उसकी आंखें फिर से केंद्रित हुईं, उसका दिमाग पीछे चला गया और उसने देखा कि आकाश अभी भी नीला और सुंदर था। उसने आह भरी, उसके लिए युद्ध के बारे में चिंता करना अभी भी जल्दबाजी होगी। तब तक बहुत समय था, और वह जानता था कि सभी कुलों को युद्ध में घसीटा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे यह सुनिश्चित करने के लिए उस समय के लिए तैयारी करनी थी कि वह मर न जाए। अचानक उसने ये सुना, वह परिचित ध्वनि, डिंग। टारगेट ने कठोर प्रशिक्षण से गुजरने के बाद मिस्टिक पर्च कबीले से संबंधित रेपियर तकनीक में महारत हासिल कर ली है। प्रेस ऑफ लिबर्टी, डिंग। 10x लाभ प्राप्त करना। अनंत स्वतंत्रता की संप्रभु हड़ताल प्राप्त कर ली गई है। जैसे ही अधिसूचना समाप्त हुई, यादों का बवंडर उसके दिमाग में दौड़ गया, जिससे उसने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुह। जैसे ही उसका शरीर इनाम स्वीकार करने के लिए अनुकूलित हुआ, उसकी मांसपेशियों और हड्डियों में हलचल होने लगी। कुछ मिनट बाद वह शांत हो गया। हफ हफ, गहरी सांसें लेते हुए उसका शरीर शिथिल हो गया और उसका तनावग्रस्त माथा भी शिथिल हो गया। उसने अपना हाथ पकड़ लिया। एक अजीब लेकिन परिचित एहसास उसके शरीर और दिमाग में फैल गया। वह इस समय बहुत बुरी तरह से एक रेपियर पकड़ना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास कोई नहीं था। उसने चारों ओर देखा और हर जगह पेड़ देखे। वह उठा और पास के एक पेड़ के पास गया। धीरे धीरे उस पर चढ़ता गया जब तक कि वह एक शाखा तक नहीं पहुंच गया। वह पेड़ से पूरी शाखा घुमाकर नीचे कूद गया। अपने नंगे हाथों का उपयोग करते हुए उसने रेपियर जैसा कुछ बनाने की कोशिश करते हुए लकड़ी की शाखा से टुकड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि कच्चा, उसने रेपियर जैसा कुछ बनाया। शाखा को पकड़कर उसने उसे हवा में घुमाया, जिससे कंपन की एक मजबूत श्रृंखला उत्पन्न हुई। ऐसा लगा मानो हवा तार के रूप में काम कर रही हो, और वह संगीतकार था जो झूलते समय उन अदृश्य तारों को बजा रहा था। अनंत स्वतंत्रता की संप्रभु हड़ताल उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान से एक अत्यंत शक्तिशाली रेपियर तकनीक थी। जानकारी के मुताबिक ये तकनीक इतनी मजबूत थी। कहानी खत्म। अलविदा।